हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज न्यू चैप्टर के बारे में तैयारी करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये चैप्टर्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ही कवर किया गया है, जिसकी वजह से इसको तैयार करने के लिए बेसिकली बहुत टाइम लगा है। खुद के ही मेरे नोट्स है, मेरे नोट्स को ही मैंने इसमें हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको तैयार किया है। देखो जरा, अब चूंकि हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो उसको बहुत टाइम लगा है इसके नोट्स, इसके प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो मेक श्योर हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, एटलीस्ट आप अपने नोट्स बनाइए। ये वीडियो में ये पीपीटी या फिर आप बोलो पीडीएफ में शेयर तो कर दूंगी टेलीग्राम पे, बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर लिखें। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पढ़ने की जरूरत होगी इस जेनेटिक्स के चैप्टर्स में, फिर आगे आगे जो चैप्टर्स है ना, तो उसमें भी ये काम आएंगे। पहले देखो जेनेटिक्स मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन में जेनेटिक्स मतलब जो आप इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं, जो आप जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, जो आप क्रोमोसोम्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द ओनली इनहेरिटेंस, दैट इज द स्टडी ऑफ वंशागति। ठीक है, आनुवंशिकता और गुणों में विविधता का अध्ययन, या फिर आप बोलो जीन और गुणसूत्रों का अध्ययन, आपका क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। ठीक। दूसरी बात है हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। मतलब हेरिडिटी सुना होगा, इनहेरिटेंस सुना होगा, मतलब पैरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब ये मेरे पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ, दैट इज व्हाट? हेरिडिटी। उनके जैसे ही सिमिलर चेंजेस। फिर देखो वेरिएशन। वेरिएशन मतलब अब पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बना उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब बच्चे के बीच में और पेरेंट्स के बीच में जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जो भी डिफरेंसेस होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? वेरिएशन या फिर आप बोलो विविधता। ठीक। अभी देखो कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब हेरिटेबल फीचर्स अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। मतलब हेरिटेबल फीचर मतलब कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेयर हो सकती है, बॉडी पर्सनालिटी हो सकती है, जो आपकी मदर के जैसे ही है या फिर फादर के जैसे ही है, वैसे ही आप दिख रहे हो, दैट इज द कैरेक्टर। फिर देखो ट्राइड। ट्राइड मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे मदर और फादर की आईज कैसी है? ब्लैक। तो मेरी भी आईज कैसी है? ब्लैक। तो वो जो वेरिएशन है दैट इज, मेरी ब्लैक भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती थी, तो ये क्या है? ट्राइड। ये क्या है? ट्राइड। दैट इज विशेषता। किसी की हम विशेषता बता रहे कि वो एक्चुअल में कैसा दिखता है, तो वो या फिर कैसा है, दैट इज द ट्राइड। फिर देखो एलिल। एलिल मतलब जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म। मतलब मान लो एक टॉल है और एक शॉर्ट है, ठीक है, तो ये दो जीन हमने लिया लेकिन दोनों के अलग अलग फॉर्म है, एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो इन दोनों को कंपैरिजन को इन्होंने क्या बताया कि हम इसको एलिल बोलेंगे। ठीक। फिर क्या है? होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर क्रोमोसोम्स पेयर्स करेंगे एलिल्स की जीन का, मतलब सिमिलर, जनरली सेम टू सेम ऐसा कैरी करेंगे। होगा क्या? इनको ही हम प्योर लाइन बोलेंगे, जैसे कि कैपिटल की टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये होमोजाइगस है। फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल टी प्योर लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग। लेकिन अगर यही कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल टी कंडीशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाए? आपके हेट्रोजाइगस की कंडीशन, जहां पर क्रोमोसोम्स आपके डिसिमिलर एलिल्स को फॉर्म कर रहे हैं या डिसिमिलर एलिल्स के साथ कैरी कर रहे हैं, दैट इज द हेट्रोजाइगस की कंडीशन, या फिर आप बोलो विषम जात की कंडीशन, दैट इज हेट्रोजाइगस। ठीक। और क्या है? हाँ, डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में बच्चों को नहीं पता रहता। डोमिनेंट रिसेसिव की कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है, सेंटेंस में पूछ लेता है। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर जो एक्सप्रेस्ड होगा किसकी कंडीशन में? हेट्रोजाइगस में। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इट इज इंडिकेटेड विद द कैपिटल लेटर। दैट इज अगर एक लेटर भी कैपिटल है तो वो डोमिनेंट ही कहलाएगा। ठीक है। रेसेसिव कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर जो सप्रेस्ड होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जो इंडिकेट करेगा किसके थ्रू? स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, दैट इज द आपका रेसेसिव कैरेक्टर। फिर आपकी बात करेंगे हम फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर, बाहर से कैसा दिख रहा है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, वट एवर जो फिनोटाइप, जो ऊपर से हम जो विजिबल होगा, जो हम देख पा रहे हैं, दैट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जो जीन्स की कंडीशन, डीएनए की कंडीशन, या फिर कैरेक्टर की, या फिर क्या कहलाएगी? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आपकी जीनोटाइप कहलाएगी। फिर देखो हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दो अनलाइक पेरेंट्स है। ठीक है, दो अनलाइक पेरेंट्स है, मतलब अलग अलग स्पेशीज के पेरेंट्स को हमने मेटिंग करा है, दैट इज अ हाइब्रिड कंडीशन। उनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एक हाइब्रिड कंडीशन बनेगा, वो एक हाइब्रिड बॉडी कहलाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे माता पिता के संयोग से उत्पन्न जीव जो आनुवांशिक रूप से अलग होते हैं, दैट इज हाइब्रिड। ठीक। अभी देखो पुनेट स्क्वायर भी हम पढ़ेंगे। पुनेट स्क्वायर मतलब क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक आरेखीय विधि है जिससे संकरण में संतानों के सभी जीनोटाइप की संभावना ज्ञात की जाती है, और फिनोटाइप भी हम देखते हैं थ्रू द मोनेट स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस
चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत जाएगी। चलो नाउ देखो जरा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर आप बोलो मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने क्या बताया, पहले तो समझो मेंडल के फादर कौन है, दैट इज ग्रेगर मेंडल, इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या कंडक्ट किया, हाइब्रिडाइजेशन कंडक्ट किया, किस पर, गार्डन के पीस पर, मतलब जो कि मटर के जो दाने होते हैं उन पर रहते हैं, दैट इज पाइसम सेटिवम पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या मिला, देखो जरा, दिस इज द 1-to-1 स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। हम लोग करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप दिया जाए और स्टूडेंट को पर्सनल टीचर दिया जाए। यहाँ पे जो 30-40 की जो बैच बनती है, 40-60 की जो बैच बनती है, पूरी बैच वाइज यहाँ पे स्टूडेंट नहीं रहेंगे, सिंगल स्टूडेंट के लिए सिंगल टीचर रहेगा, बेसिकली सारे डाउट्स क्लियर करेगा, सिलेबस पे काम करेगा, वॉट एवर वो चाहता है, या फिर वो 10th बोर्ड का और 12th बोर्ड का है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वॉट एवर इट विल बी, तो वो हम यहाँ पर मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं सिंगल स्टूडेंट के लिए, और सिंगल ही टीचर यहाँ पे काम करेगा, मल्टीपल टीचर्स की गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल टीचर आपके पीछे लगा रहेगा टू क्लियर योर एग्जाम्स। ठीक, चलो अभी देखो, अब उन्होंने क्या किया, जो मटर है, जो पीस का जो प्लांट है, उस पे इन्होंने क्या किया, एक मेटिंग कराई। कैसे मेटिंग कराई, उन्होंने क्रॉस कराया। कैसे क्रॉस कराया, मटर में संकरण कराया, दैट इज नियोजित संयोग के चरण, मतलब हम लोग ने अपने तरफ से किया। कैसे किया, इन्होंने इन्होंने दो मटर के प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है, दो ऐसे मटर के प्लांट को सिलेक्ट किया जिसके कैरेक्टर्स अलग अलग है, मतलब एक दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होंगे, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने पहले सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, एंथर को हटा दिया एक प्लांट से, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। अब इसी कंडीशन को बोलेंगे, फीमेल पेरेंट्स इसको हम बोलेंगे इमेस्कुलेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए उन्होंने एंथर्स को ऊपर से हटा दिया, दैट इज नोन एज इमेस्कुलेशन। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके मेल पेरेंट से फीमेल पेरेंट में ट्रांसफर कर दिया। पहले क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, दो कैरेक्टर्स को, दो कैरेक्टर बाद इमेस्कुलेशन किया, एंथर्स को हटा दिया, एंथर्स को हटाने के बाद इनने क्या किया, आपकी पॉलिनेशन कराया, कहाँ से, पॉलन ग्रेन से, फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड ट्रांसफर टू द फीमेल पेरेंट। उसके बाद क्या हुआ, आप कलेक्ट करके जर्मिनेट कर दिए सीड को, ताकि ऑफस्प्रिंग बन जाए। कलेक्ट किया सीड को, कहाँ पर, सॉइल में लगा दिया, ऑफस्प्रिंग बने। और मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज को सिलेक्ट किया। क्वेश्चन आता है कि क्यों सिलेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास वेराइटीज ज्यादा है, बहुत अच्छी प्योर ट्रू ब्रीडिंग की वैरायटी देता है, इस वजह से इन्होंने पी की ही प्लांट को सिलेक्ट किया, कोई और प्लांट को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक, देखो, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले दो अलग अलग पेरेंट को, इन्होंने दो अलग अलग प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया, दो अलग अलग पी प्लांट को, उसके बाद एंथर को रिमूव करके पॉलिनेशन को ट्रांसफर किया, फिर एट लास्ट ये आपके सेग्रीगेट करके ये पेयर्स बन गए। ठीक, अभी देखो, ये इन्होंने कैरेक्टर्स दिया कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स है। एक प्लांट तो हमको मिला टॉल और एक मिला शॉर्ट, दैट इज ड्वार्फ। अब यहाँ पे शीड का कलर है तो आपको पता होना चाहिए राउंड और रिंकल्ड, और सीड शेप कैसा होना चाहिए, या तो राउंड होगा या तो रिंकल, कलर येलो होगा या तो ग्रीन होगा, फ्लावर का कलर या तो वॉयलेट होगा या तो व्हाइट होगा, ठीक है, वॉयलेट या फिर व्हाइट। पॉड शेप कैसा होगा आपका, एक तो फुल और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर या तो ग्रीन या तो येलो। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, पता होना चाहिए कि एक्सियल और टर्मिनल कौन सी पोजीशन होती है। एक्सियल की कंडीशन मतलब स्टेम और ब्रांचेस के बीच में जो फ्लावर बनेंगे, ठीक है, ये आपके स्टेम और ब्रांच, ठीक है, या फिर आप बोलो स्टेम के बीच में, दोनों ब्रांचेस के बीच में अगर फ्लावर बन रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक्सियल पोजीशन में। लेकिन टर्मिनल पोजीशन वो होगी कि प्लांट के टिप में ही आपका फ्लावर बन गया, दैट इज द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये देखो जरा, कॉन्ट्रास्टिंग स्टडी उन्होंने किया था, स्टेम की हाइट टॉल ड्रॉप हो सकती है, फ्लावर कलर वॉयलेट ब्लू, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, शेप इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड, या फिर अब बोलो कलर कैसा है, ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन। इसी के बेसिस पे पूरी आगे आपकी जेनेटिक्स इन्होंने बताए हैं। अभी देखो, सबसे पहले इन्होंने एक जीन को इनहेरिट किया। कैसे इनहेरिट किया, मतलब एक जीन का वंशागति इन्होंने किया। तो हमको क्या पता चला, सबसे पहले इन्होंने सिंगल हाइब्रिड क्रॉस किया, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो जरा, अभी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है दैट इज एक संकर संकरण। इन्होंने दो प्लांट को पेयरिंग कराया। कैसे, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेरेंट प्लांट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब
ऐसा संकरण जिसमें दो पौधे केवल एक लक्षण में भिन्न होते हैं, मतलब एक लक्षण में डिफर करेंगे। कैसे? जैसे आपके मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब मेंडल ने क्या किया, एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट की क्रॉसिंग कराया ताकि हमको क्या पता चले, स्टडी, ताकि हम स्टडी कर पाए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मोनोहाइब्रिड रेशो कराया था, तो हमको मिला था 3 टॉल मिले थे, एक डॉर्फ मिला था, दैट इज 3:1 इनको मिला था। ठीक है, जब इन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की इन्होंने क्रॉसिंग कराए थे, तो इनको क्या मिला, 3:1 का इनको क्या मिला, टॉल और शॉर्ट का, दैट इज टॉल, और ड्वार्फ का इनको क्या मिला, रेशो मिला। ठीक है, देखो जरा, ये टॉल है आपका, ये ड्वार्फ है। जब इन्होंने सेल्फिंग करवाए तो ये भी टॉल और ये भी टॉल, और एट लास्ट सेग्रीगेट जब हुए तो टॉल टॉल, दैट इज 3 टॉल हो गए, और एक आपको क्या मिला, ड्वार्फ। समझ में आई कंडीशन? तो ये कंडीशन इन्होंने करवाया किसमें, आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। फिर इन्होंने क्या किए, अब पुनेट स्क्वायर की बात करते हैं। तो इसके बाद इन्होंने इसको पुनेट स्क्वायर में इनका फिनोटाइप हमको पता करना था, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो इनको इसमें इन्होंने पुनेट स्क्वायर के बेस्ड पर इन्होंने फॉर्म किया। तो पुनेट स्क्वायर में हमको क्या मिला, 3:2:1, दैट इज फिनोटाइपिक रेशो आपका था 3:1, और जीनोटाइपिक रेशो हमको मिला 1:2:1। ये मैं अभी सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, ये भी हमने ऐसे ही लिया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, आगे देखो, अभी देखो मोनोहाइब्रिड का पहले तो हमने फिनोटाइप निकाल दी, अब देखो जीनोटाइप निकालते हैं कि होमोजाइगस टॉल हो रहे हैं कितने, 1, हेटेरोजाइगस 2 दिख रहे हैं, और होमोजाइगस ड्वार्फ हमको मिल रहे हैं 1, दैट इज अ 1:2:1। ये आपको पता होना चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे मैं अभी बताती हूँ, बट एटलीस्ट आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही पता रहना चाहिए, क्या जीनोटाइप और क्या फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है आपका मोनोहाइब्रिड का, 3:1, एंड जीनोटाइप इज व्हाट, 1:2:1। अभी क्या किए, अब ये तो हमको मिल गया, अब मेंडल ने अन्य लक्षणों के जोड़ों के लिए भी समान अवलोकन किए, मतलब ऐसे ही इन्होंने किया, जिसकी वजह से उन्होंने प्रस्तावित किया कि कुछ कारक माता पिता से संतानों से विरासत में मिलते हैं, मतलब कुछ मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। मेंडल ने ऐसा ही सब में किया, सबके साथ किया, और फिर से ये पता चला कि कुछ फैक्टर्स इनहेरिट होते हैं, कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के लिए। अभी इसी को क्या बोलेंगे हम, जीन्स। समझ में आई, जीन्स किसको बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, अब जीन्स बोलेंगे। हम टी नहीं यूज करेंगे टॉल के लिए, और डी नहीं यूज करेंगे ड्वार्फ के लिए। क्यों? क्योंकि हमें याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि टी एंड डी आर एलेल्स ऑफ सेम जीन और नॉट। समझ में आई बात? इस वजह से हम इसको टी एंड डी नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब देखो, जो F1 की कंडीशन है, दैट इज हेटेरोजाइगस कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, जब सेल्फ पॉलिनेटेड हुए तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, गैमेट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इक्वल प्रोपोर्शन में। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो आपका पोलन ग्रेन्स है, जिनके पास रेशियो कितने हैं, 50% चांस किसके, एग को पॉलिनेट करने के लिए, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और उतने ही चांसेस आपके पोलन ग्रेन्स को है 50% टू पॉलिनेट एक्सेस ऑफ द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो चांसेस कितने कितने हुए आपके, 50% एंड 50%, दोनों के ही उतने चांसेस है। बेसिकली आपको यहाँ से पूछा जाएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, अभी देखो, ये देखो 1/4 हमारे रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से कैपिटल टी मिले, हाफ हमको मिले रैंडम फर्टिलाइजेशन से अगेन हेटेरोजाइगस कंडीशन मिला, और 1/4 रैंडम फर्टिलाइजेशन को क्या मिला, इट लीड्स टू द स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी देखो, इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर में दिख रहा है? ठीक है, अगर हम बोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर में दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, या फिर आप बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर मैं इसको काम करती हूँ इसके आगे, तो क्या होगा, जरा देखो, इस कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो मुझे आगे क्या मिलेगा, देखो जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये आपको एक कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक कंडीशन आपको इसका मिल जाएगी, नो इट विल बी द क्रॉस ऑफ कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है,
सेल्फ क्रॉसिंग पे, ठीक है। तो ये रेशो बनेगा आपका 1:2:1 में। जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी की कंडीशन में जब आएगी तभी आपको रेशो बनेगा, और यहाँ पे आपके कैपिटल के रेशो 1 मिलेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी के रेशो आपके 2 मिलेंगे, और यहाँ पे अगेन आपको कैपिटल कंडीशन दिखेगी, ठीक है। देखो जरा इसमें, सी हमने जब क्रॉसिंग कराया था किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो हमें कितने मिले थे, टॉल मिले थे 3 और ड्वार्फ मिला था कितना आपका 1। इधर हमें कितना मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में, तो हमको मिला था, देखो एक हमने F2 जनरेशन में ये करवाए थे और F1 जनरेशन में हमारी बनी थी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा 1:2:1। समझ में आई बात, तो वो ये था सेल्फ क्रॉसिंग जब हम कराते हैं तब, ठीक है। अभी आगे देखो, अब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया F2 प्लांट्स में, तो उनको क्या मिला, ड्वार्फ में F2 प्लांट जिन्होंने कंटिन्यू ग्रो जनरेट करते गए, और हमको ड्वार्फ प्लांट F3 में भी मिला और F4 जनरेशन में भी आगे भी हमको मिला है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वॉज होमोजाइगस। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ड्वार्फ का जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा आपका होमोजाइगस, मतलब हम रिकमेंड करेंगे कि अगर इस टाइप की कंडीशन हमको मिल रही है तो ये क्या होगी आपकी ड्वार्फ की, ठीक है। चल आगे देखो, अब इन्होंने क्या करवाया, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। देखो जरा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या है, क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है रैंडमली। बैक क्रॉस मतलब हाइब्रिड का हम क्रॉस करेंगे किसी भी एक पे, किसी भी पैरेंट से, मतलब हाइब्रिड का किसी भी जनक के साथ संकरण, बैक क्रॉस। लेकिन हाइब्रिड का क्रॉस आपका रेसेसिव पेरेंट से अगर हम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इट विल बी बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का रेशो होगा आपका 1:1, लेकिन टेस्ट क्रॉस इज ओनली यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ द कैरेक्टर। क्वेश्चन आएगा टेस्ट क्रॉस किस लिए यूज किया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ओनली द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर का मुझे अननोन जीनोटाइप अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने इंटरप्रिटेशन किए थे, अननोन फ्लावर्स इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस। समझ में आई बात, देखो जरा होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस आपकी रिसेसिव है टेस्ट क्रॉस में। चल अभी देखो द लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस, हमारे पास बेसिकली कितने लॉ है, 4 लॉ है। मेंडल प्रिंसिपल्स या फिर आप बोलो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के सिद्धांत। पहला हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर आप बोलो प्रभावित का नियम। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम क्या बोलेंगे फैक्टर्स। क्वेश्चन आता है फैक्टर्स क्या है, ठीक। मतलब लक्षण स्वतंत्र इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें हम कारक कहते हैं, दैट इज जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं। अब याद रखना ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर्स में होंगे, सिंगल नहीं होगा, ये हमेशा पेयर्स में होंगे, मतलब एक जोड़े में होंगे, ठीक है, ये पेयर्स में होंगे। और अगर पेयर्स में ये डिसिमिलर है तो एक होगा डोमिनेंट और एक होगा क्या आपका रेसेसिव। मतलब अगर इनके पेयर सेम नहीं रहे, अगर पेयर सेम है तो या तो डोमिनेंट होगा तो रेसेसिव होगा, अगर पेयर सेम नहीं रहे तो एक होगा डोमिनेंट और एक होगा क्या रेसेसिव। ठीक वैसे जैसे कि एक टॉल होगा और एक ड्वार्फ होगा, ठीक। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एटलीस्ट आपको लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। सेकेंड लॉ ये बोलता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा या फिर जब गैमेट का निर्माण होगा तो आपके जो फैक्टर्स होंगे दैट इज एलिल्स का जो कैरेक्टर होंगे वो पेरेंट से होंगे और सेग्रीगेट करेंगे साथ में, जैसे कि गैमेट सिर्फ रिसीव होगा कहाँ से, वन ऑफ द 2 फैक्टर्स से। इसका मतलब क्या, गैमेट निर्माण के दौरान माता पिता में उपस्थित किसी लक्षण में एलिल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जिससे प्रत्येक गैमेट के को केवल एक कारक ही प्राप्त होगा। समझ में आई बात, सिर्फ आपको एक ही आपको क्या मिलेगा, गैमेट रिसीव होगा। समझ में आई बात। सेकेंड लॉ ये बोलता है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो होमोजाइगस पेरेंट है वो सिमिलर गैमेट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो हेटेरोजाइगस पेरेंट है वो 2 काइंड के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से अगेन एक डोमिनेट होगा और एक क्या होगा रेसेसिव होगा। अभी देखो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। 2 जीन्स में हमने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। ये क्रॉस कराने की जरूरत है क्या, ये क्रॉस सब में होंगे, ठीक है। ऐसे ही क्रॉस किए तो हमको ये डिफरेंट हमको मिला, कोई राउंड येलो मिला, कोई रिंकल ग्रीन मिला, ठीक है। इस टाइप से हमको रेशियो मिले हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस कराया बिटवीन 2 पेरेंट्स जो 2 पेयर्स में डिफरेंट होंगे और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देंगे।
जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये आपके राउंड येलो और रिंकल ग्रीन दे रहे हैं। ठीक है, इधर देखो हमें राउंड येलो कितने मिले, 9 मिले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, राउंड ग्रीन हमें कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। ठीक, रिंकल्ड येलो हमें कितने मिले हैं, 3 मिले हैं, 1 2 3। ठीक है, और रिंकल्ड ग्रीन हमें 1 मिला है। तो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो जो हमें बाहर से दिख रहा है। इसका हम जीनोटाइपिक निकालने के लिए, देखो ये पेरेंट्स है, ये गैमेट्स है, हमने जब F2 जनरेशन में कराया हमें रेशो क्या मिला, 9:3:1 में हमने देखा, दैट इज द कंडीशन। और इसी का अगर हम बोले जीनोटाइपिक रेशो कैसा है, तो इट विल बी रेशो टू द 1:2:1 टू 2:4:2:1 अगेन इसका भी हम पूरा जब क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका जीनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइप हर बार पूछता है, पेपर में आता है फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, अभी देखो इसका थर्ड लॉ क्या बोलता है, द थर्ड लॉ इज डिफाइंड एज क्या, ये जो भी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, थर्ड लॉ। मतलब इन्होंने कहा कि जब एक से ज्यादा पेयर हमारे पास आएंगे, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के जब पेयर इन्वॉल्व होंगे क्रॉस में, तो फैक्टर्स के जो पेयर रहेंगे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे एक दूसरे से। मतलब क्या, यह कहता है कि जब एक से अधिक लक्षणों में जोड़े संकरण में होंगे, शामिल होंगे, तो वो जो एलील रहेंगे एक दूसरे से डेफिनेटली अलग अलग काम करेंगे, वो एक दूसरे के लिए स्वतंत्र रहेंगे, इंडिपेंडेंटली अपने आप को सेग्रीगेट कर पाएंगे। कौन, आपके ये एलील्स या फिर आप बोलो फैक्टर्स। ठीक है, तो ये थे आपके 3 लॉ, दैट इज मैंडल्स के। इसके बाद हम कवर करेंगे कोडोमिनेंस, दैट इज हम इनकम्प्लीट इंडोमिनेंस वगैरह भी हम, डोमिनेंस वगैरह भी हम कवर करेंगे। तो ये था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेक श्योर कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो 149 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हिंदी में भी तैयार किया जा रहा है, इंग्लिश में भी तैयार किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन के पीछे 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं, मेहनत किया जा रहा है ना, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। क्यों, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा परेशान ना हो, इस वजह से इतना काम किया जा रहा है। अगर वीडियो वाकई अच्छी लग रही होगी तो शेयर करना, कमेंट करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आगे बताना। या विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।